आपने अपनी एजुकेशन जब स्टार्ट की तब से आपने अपनी जो है ना फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? तो मैं 11 साल की उम्र में था या 12 साल की उम्र में जब पहली दफ़ा वो मैगज़ीन लेके बाज़ार हुस्न गया। मेजॉरिटी चैनल्स पे आप पे छोड़ा नहीं, बल्कि आप पे एक बैरूनी दबाव आया छोड़ने का। अगर मेरी ये नौकरी शोकरी ख़त्म हो गई तो वो मेरे घर का क्या बनेगा। कोई एक इंसान ऐसा है जिसका आप कहें कि मैं जो मेरा नाम है इसमें इस एक इंसान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है? दुनिया में कोई शख्स भी गैर जानबदार नहीं कि मुझे 4 चैनल से ऑफेयर किया गया तो पीटीआई ने तो कभी मेरे लिए एक भी ट्वीट नहीं किया था। अगर पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों की एंट्री ना होती तो शायद इसका रुख कुछ और होता। आज़मा बुखारी, उनकी कामयाबी है कि उनके मुखालिफिन उनसे हसद करें। आप कहते हैं कानून अंधा होता है, पाकिस्तान का कानून अंधा नहीं है। पाकिस्तान का कानून ताकतवरों का कांडा है। जैसे सफदर महमूद जिसने जुल्फकार अली भुट्टो के केस में कहा कि ये फांसी गलत दी जा रही है और फिर उन्हें वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान भागना पड़ गया। राना साहब, आपको कभी ये लगता है कि आपके एनालिसिस बाइस्ड होते हैं? नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी की आपसे मुलाकात करवानी है, अगर मैं इस पर्सनैलिटी का आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करूं तो ये पॉडकास्ट का टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ जो चीदा जो बड़े इदारे हैं जिनमें इस पर्सनैलिटी ने जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, वो आपके सामने लाजमी शेयर करूं। आपने जंग, इनकलाब, दुनिया, चैनल 5, न्यूज़ 7, पंजाब यूनिवर्सिटी, न्यूज़ 1 और रोज़नामा पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और इन इदारों में से मेजर जो अखबारात हैं उनको भी जो है ना अपनी ज़ेर निगरानी शाया करवाया। अब रिसेंटली जो हैं आप रोज़नामा पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और डिफरेंट चैनल्स पे आप अपनी स्क्रीन्स पर उनको देखते भी होंगे और उनके बड़े जो बेबाक तज़िये हैं उनको सुनते भी होंगे। अगर मैं इस पर्सनैलिटी के आपसे डिस्कशन करूं, जो कि थंबनेल पे आपने देख ही ली होगी, तो मैं ज़ाती तौर पर इनसे बड़ा मोटिवेटेड हूं। इनको अपना जो है ना इंस्पिरेशन मांगता हूं और फ़ख्र ये होता है कि इनका और मेरा बैकग्राउंड तकरीबन सेम है, क्योंकि हम दोनों एक जो है ना बेसिक लेवल से स्टार्ट हुए और अब ये पर्सनैलिटी ने अपना मुकाम जो है आप सबकी जो है ना स्क्रीन्स पर आप देखते होंगे ये किस तरह से जो है ना आपके सामने आते हैं। पेश खिदमत हैं जनाब इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ये आपने याद रखा। अच्छा सर, पॉडकास्ट का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी जो अर्ली स्ट्रगल है उसको देख सकें। हमने जब आपके हवाले से रिसर्च की तो हमें पता चला कि आपने अपनी एजुकेशन जब स्टार्ट की तब से आपने अपनी जो है ना फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर, ज़रा उस पर अगर आप रोशनी डालें थोड़ी सी। एजुकेशन तो अगर मैंने स्टार्ट की तो वो तो तब की बात है ना जब मैंने होश में अपनी एजुकेशन शुरू की। लेकिन मैं तो मेरा ख्याल है 11 साल का था जब मैंने अखबार बेचने शुरू किए थे, पुराने मैगज़ीन बेचने शुरू किए थे। तो उस टाइम इतना होश नहीं होता इंसान को। तो मैं 11 साल का था जब मैं पहली दफ़ा ये उस दौर में चूँकि फ़िल्म का दौर था तो मुसव्विर मुमताज़ दो बहुत मशहूर मैगज़ीन थे, तो वो रद्दी में भी बिकते थे किलो के हिसाब से, पुराने जो होते थे। तो मेरे वालिद साहब वो लेके रद्दी में ख़रीद के फिर वो घर लाते। तो वो भी एक मेहनत कश थे, कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे लेकिन एक गैरतमंद ज़िंदगी गुजारी। तो मैं 11 साल की उम्र में था या 12 साल की उम्र में जब मैं पहली दफ़ा वो मैगज़ीन लेके बाज़ार हुस्न गया और वहाँ जाके बेचने शुरू किए। तो इट्स लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। सर, इस स्ट्रगल में कभी आपको ये लगा कि कोई डर के अगर मैं वो ना अचीव कर सका जो मेरी फैमिली मुझसे डिमांड कर रही है या जो आपके ख्वाब हैं, तो वो डर कभी आपके दिल में दिमाग में आया जब चीज़ें अनफेवरेबल कंडीशन में जा रही थी और सारे ये थे? अभी भी ये आखिरी इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी में कहीं ऐसा लम्हा नहीं आया जब मैं कहूँ कि मैं मुतमईन हो गया हूँ, मेरे पैर ज़मीन पे लगे। मेरा स्क्रिप्ट अल्लाह ने जो लिखा है वो लिखा ही स्ट्रगल में है। जिस कलम से लिखा गया है मेरा स्क्रिप्ट ज़िंदगी का, उस कलम की स्याही पे ये लिखा है कि मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करनी है और चैलेंजेस को फेस करना है। यानी आपको डर नहीं लगा कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? इस तरफ नहीं माइंड गया? नहीं? कुछ अरसे पहले, कुछ अरसे पहले मैं एक फोबिया का शिकार हो गया था और डिप्रेशन का मरीज़ हो गया था। मुझे ये होता था कि अगर मेरी ये नौकरी शोकरी ख़त्म हो गई
तो वो मेरे घर का क्या बनेगा। मैं सर इस पे लाजमी आऊँगा। मैंने एक क्वेश्चन सेपरेट पोर्शन इसके लिए रखा हुआ है हाँ, ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि इस मुल्क में सच बोलने की क्या क्या सज़ाएं इंसान हाँ। को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन डॉक्टर साहब मुझे ये मेरा यकीन हो गया कि इस दुनिया में जो भी है वो अल्लाह की रज़ा के बगैर मुमकिन नहीं है, और जब अल्लाह की रज़ा में जो लिखा है उसी के आगे सर झुकाना ही सबसे बड़ी अताअत है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, अब मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे मेरे को प्यारा आ जाए, मेरा प्यारा चला जाए, मेरे हाथ से ज़िंदगी निकल जाए, मेरे हाथ में ज़िंदगी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सब कहीं अल्लाह पहले लिख के हमारे लिए छोड़ चुका है। और अब तो साइंस भी ये मानती है, हमारा डीएनए यही बताता है कि हमारी सारी ज़िंदगी डीएनए में लिखी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो किस चीज़ की परेशानी, बस ठीक है, जो अल्लाह ताला करेगा वही करेगा। इसी से आपके इस आंसर से जो है ना एक सवाल ये मेरा लिंक्ड है कि तो फिर कौन सा, क्योंकि माशाल्लाह मैंने जब आप पे रिसर्च की, आपको जब देखा, तो एक चीज़ जो कॉमन लगी कि मेजॉरिटी चैनल्स पे आपने छोड़ा नहीं, बल्कि आप पे एक बैरूनी दबाव आया छोड़ने का, या उन्होंने आपको अचानक से कह दिया कि इस चैनल को छोड़ दें जिस पे आपने अपना खून पसीना एफर्ट सारी लगाई। कोई एक चैनल ऐसा या कोई एक इदारा ऐसा जिसको छोड़ते हुए आपको बहुत दुख हुआ हो? कोई एक दुख तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, तो गम तो रहने। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, मुझे बड़ा इत्मीनान है। मुझे मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ये कहते हैं आप ऐसे ना बोलो, आप ऐसे ना बोलो, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है तुझे डाला उठाने आ जाएगा, कोई कहता है। मुझे ना अब इन चीज़ों से डर नहीं लगता, मुझे कोई खौफ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे अंदर दो चीज़ें बैठ गई हैं। एक तो ये कि मैं अपने अल्लाह के सामने जब जाऊँ तो मैं अपने अल्लाह को कहूँ कि अल्लाह मियाँ मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक बात की, और मैं तेरी नज़र में उन मुनाफिकों में से नहीं हूँ जिनके तल जो आवाज़ें थी हुसैन के साथ थी और तलवारें यजीद के साथ थी। मैं तो हुसैन के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। और अगर हुसैन के रास्ते में चलने की मंजिल आखिरी इश्क की यही है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सबने मरना है। कोई बंदा ताबत ज़िंदा रहने के लिए नहीं आया। तो सर हमने बहुत से न्यूज़ सुनी, बहुत से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई हमारी डिफरेंट जर्नलिस्ट के साथ। तो एक चीज़ कॉमन सुनने को मिली कि आपने कभी प्लॉट नहीं लिए इदारों से, आपको बेहतर पता है। आपने कभी कोई लिफाफे नहीं लिए, आपने कभी कोई बेनिफिट्स नहीं लिए। तो क्या आपने अपनी फैमिली को नहीं देखना, या आपने, क्योंकि आपको भी पता, मुझे भी पता कि किन किन लोगों ने किन किन इदारों में काम किया, पीटीवी में कौन कितनी सैलरीज ले रहा है, किसको क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मुझे दिए नहीं किसी ने, मैं इस काबिल नहीं था, इस नहीं लेवल का सहाफ़ी नहीं हूँ मैं। सर, ऐसा नहीं हो सर। हम जितने इदारों में आपने काम किया, आई थिंक वो जितनी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी एक रिसर्च है, आप हर जगह से यही सुना है कि आपने उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता ना किया हो सकता मुझे ऑफ़र ही ना हो सकता मैं इस लेवल का सहाफ़ी ना हो सकता मेरी इतनी औकात ही ना हो कि कोई मुझे रिश्वत दे। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, ये मैं और मेरे अल्लाह का मामला है। मैं इंसान हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग, एंड बीइंग अ ह्यूमन पता नहीं मुझसे भी कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। ये बात अब जो हम कहते हैं जी हमारी फैमिली, बच्चे, ये वो सारा कुछ, तो मेरा अब ये भी यकीन हो गया है कि हमने अपने बच्चों को नहीं पालना होता, पालने वाला कोई और ही है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे नामुमकिनात को मुमकिनात होते देखा है कि आप सोच नहीं सकते। इसकी छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये सोच सकते हैं, आपके बकौल, मैं आई डोंट बिलीव इट, स्टिल आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट हैव कि मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, और मैं दोबारा अपने खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मेरे अंदर कहीं ये नहीं है कि कोई मैं बड़ा साफ़ी हूँ, मेरे अंदर कहीं ये बात मौजूद नहीं है कि मैं कुछ हो गया हूँ। मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ, मेरे अंदर कहीं नहीं है। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि मैं एक स्ट्रगलिंग आदमी हूँ, एक स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो
लेकिन अगर मैं आपकी बात को मान लेता हूँ या लोगों की बात को मान लेता हूँ कि आई एम समथिंग, तो ये कितना बड़ा मौजूद है कि एक अखबार बसों में बेचने वाला आदमी, बर्फ़ के गोले बेचने वाला आदमी यहाँ पहुँच गया। तो क्या ये मेरी एफर्ट है? अगर एफर्ट की वजह से ऐसा होना होता तो जो जून जुलाई की गर्मियों के अंदर शिकर दोपहर को रेडी लगा के खड़ा होता, उससे ज़्यादा तो एफर्ट कोई नहीं करता। लेकिन ये अल्लाह के फैसले हैं। तो कोई अपने आप को कहो जी मैं सेल्फ मेड हूँ, कोई सेल्फ मेड नहीं होता दुनिया में। सबसे बड़ा झूठ धोखा है। सेल्फ मेड तुम में रब्बी सलाहियत है कि तुम सेल्फ मेड हो, खुद को बना लोगे? तुम नहीं बना सकते भाई। ये तो ऊपर वाले ने तय किया हुआ है कि क्या किसको कैसे बनाना है, कैसे। हाँ, हमारी एफर्ट भी उसने लिख के दी हुई है कि ये एफर्ट हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, कोई सी बात नहीं है। आपके इस गुफ्तगू के दौरान जो आपके स्ट्रगलिंग डेज आपने याद किए, माजरत के आपको मैंने इस वक्त इमोशनल किया, लेकिन आपके ये इमोशनल होना ये बता रहा है कि आपने किस तरह इस टफनेस को फेस किया और कितने चैलेंजेस को फेस करके आप यहाँ पे पहुँचे हैं। राना साहब, इस सारी स्ट्रगल में कोई एक इंसान ऐसा है जिसका आप कहें कि मेरी इस मैं जो मेरा नाम है इसमें इस एक इंसान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है? कोई एक इंसान आपके डिफरेंट उसमें नहीं, कोई एक ऐसा? हर फेज़ में कोई एक इंसान आया। एक इंसान नहीं आया, मेरे फेज़ में बहुत से इंसान आए। आई एम लकी इनफ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग आए और उन लोगों ने मेरे लिए मेरे प्रोफेशन के उसमें उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मेरा सहाफ़त में सबसे बड़ा मोहसिन ज़िया शाहिद है, अल्लाह उन्हें ठीक है। और मैं आज जो भी हूँ सहाफ़त में, वो ज़िया शाहिद की जूतियों की तुफ़ैल है। और ही वाज द पर्सन जिसने मुझे इस आराना बनाने में रोल अदा किया। फिर बहुत सारे लोग आए। अब मिसाल के तौर पे चौधरी अकरम साहब, उन्होंने मुझे समा की स्क्रीन दिलाई। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने मुझे मेरी सलाहियतों को समझ के मुझे बहुत भरपूर मौका दिया। फिर मंसूर अली ख़ान ने अपने शोज़ में मुझे पूरा एक मौका, खुल के मौका दिया अपने आप को बताने का या मनवाने का। हो सकता है उसे कई मौक़ों पे मंसूर अली ख़ान को मेरी कोई बात अच्छी भी नहीं लगी होगी, लेकिन उसका बड़ापन था। उसने मुझे, मैं समझता हूँ कि उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। शहबाज गिल ने आउट ऑफ द वे जाके, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी बंदे को इस तरह नहीं देखा। हालांकि लोग उनके बड़े क्रिटिक हैं। तो होंगे, क्रिटिक होंगे, इसका मतलब वो मुनाफिक नहीं है। अगर उसके क्रिटिक नहीं है तो फिर वो उसका मतलब वो मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक के क्रिटिक नहीं होते, क्योंकि उसका कोई असूल, कोई फ़लसफ़ा, कोई आइडियालॉजी नहीं होती। शहबाज गिल की आइडियालॉजी है, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ आदमी है, ठीक है ना। तो शहबाज गिल ने मेरे लिए जो किया, इट इज़, मैं बयान ही नहीं कर सकता कि वो क्या किया। ये वो लोग हैं जो मेरी लाइफ में आए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके अखबार, हमारे अखबार की पॉलिसी कुछ है, मैं बिल्कुल 180 डिग्री पर डिफरेंट आदमी हूँ, लेकिन आज तक शामी साहब ने मुझे कभी नहीं रोका किसी बात से। एक बार ज़रूर उन्होंने सिखाई और मैंने सीखी कि एक दायरे के अंदर रह के आप खेलें जो भी खेलना है। मुझे सीखा इखलाकियात में, शामी साहब ने मुझे इखलाकी साफ़त सिखाई। तो बहुत सारे लोग आए मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। राना साहब, ये तो हमारी सारी डिस्कशन हुई है, कुछ पास से मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी, मेरा बड़ा दिल है कि और भी करूं, लेकिन टाइम की किल्लत है, क्योंकि हम आते हैं अब डायरेक्ट अपने हाल पे। राना साहब, आपको कभी ये लगता है कि आपके एनालिसिस बाइस्ड होते हैं? हाँ, तो एक सहाफ़ी तो मेरा ख्याल है वो तो एक न्यूट्रलिटी पे अपने आप को रखता है और हर साइड की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख के और फिर आगे जो है ना उस पर एनालिसिस देता है, तो ये क्यों? दुनिया में कोई शख्स भी गैर जानिबदार नहीं है। इवन कुत्ता, इमरान खान साहब कहते थे जानवर होता है, वो भी नहीं है। बिल्ली भी अपने मालिक को देख के दुम हिलाती है और बताती है, उसकी आंखें, उसकी मूवमेंट बताती है कि वो बाइज्ड है। दुनिया का हर जानवर
इससे ज़्यादा तो नहीं, इवन दरख्त वो मुतासिब होते हैं। क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के हवाले से जो है जिसमें वो रोने लग गया था, तो नहीं है क्या? हमारा तो यकीन है कि ऐसा हुआ होगा। दुनिया में कोई शख्स गैर जानिबदार नहीं, ये झूठ बोलता है कोई कहता है तो। मैं जानिबदार हूँ, पूरी तरह जानिबदार हूँ, दबंग डंके की चोट पे जानिबदार हूँ। मैं जब जुल्फ़कार अली भुट्टो था, मैं भुट्टो का शदाई था, बेनज़ीर भुट्टो का शदाई था। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। डेमोक्रेटिक फोर्स जो भी आएगी मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैंने इमरान खान के खिलाफ उसके वजारत उज़्मा के दौर में इतना कुछ बोला है और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने इमरान खान के खिलाफ भी बात की, अब भी करूँगा। अगर इमरान खान की किसी पॉलिसी से मैं मुत्तफिक नहीं हूँगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। मैं किसी का ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ। मैं किसी ने मुझे ख़रीदा हुआ नहीं है। मैं किसी एजेंसी का टाउट नहीं हूँ। मैं किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ। मैंने तो अभी कहा ये रिसेंटली कि मुझे 4 चैनल से ऑफेयर किया गया, तो पीटीआई ने तो कभी मेरे लिए एक भी ट्वीट नहीं किया था। तो मैं ऑन ओथ कहता हूँ, मेरा पीटीआई के किसी लीडर से मुलाकात नहीं है, किसी से खुफिया। असलम इकबाल से मेरा राब्ता है, लेकिन वो मेरे भाई है, दोस्त है मेरा, उसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। बतौर पीटीआई लीडरशिप मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। आलिया हमजा मुझे कहती है मेरा बड़ा भाई है, वो उसकी मेहरबानी कहती है, लेकिन आलिया हमजा से भी मेरा पॉलिटिकल उसके हवाले से कोई ताल्लुक राब्ता नहीं है। तो मैं तो अपनी मर्जी से बात करता हूँ, जो समझूंगा कहूँगा, जो चाहूँगा कहूँगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अच्छा सर, अभी आपने कहा, आपने अपने एनालिसिस के हवाले से एक बात की, तो फिर दूसरी साइड का भी आपसे गिला तो बनता होगा कि जब मियाँ साहब को सज़ा हुई, डू यू थिंक कि उनको सज़ा ठीक हुई थी? नहीं, उन्हें ठीक नहीं हुई सज़ा। तो तब आपने फिर उस पर इसी तरह ही बातचीत की जैसे अब आप कर रहे हैं? हाँ, उस समय किसी स्क्रीन पे नहीं था टीवी के, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें ज़रूर है कि अगर मैंने मियाँ साहब के लिए बात नहीं की तो शायद इसलिए नहीं की कि मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी बुराइयाँ और ख़राबियाँ उसके ज़िम्मेदार मियाँ साहब हैं। अगर पाकिस्तान की सियासत में मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों की एंट्री ना होती तो शायद इसका रुख कुछ और होता। सर वो तो बड़े मासूम हैं, उनको कोई वजारत नहीं मिली, कोई ओहदा नहीं मिला, साइड पे बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब इस चीज़ की, इस बीमारी की जड़ हैं। अंगूर खट्टे होते हैं, मैं इस पे नहीं कह रहा, ठीक है ना। वो साइड पे बैठे हैं तो साइड पे रेफरी ने बिठा दिया ना, उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया। वो तो इस बार भी रेफरी के मर्ज़ी के साथ खेलने आए थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने फांसी दी, आयन बनाने वाले को एक डिक्टेटर ने फांसी दी, और नवाज शरीफ साहब ने उसकी गोद में सियासत शुरू की, उसे अपना रूहानी बाप कह के। ये जितनी करप्शन सियासत में आई उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब हैं। जिस तरह इन्होंने कोठी बना के दी जनरल्स को और फिर उसके वजारतें ली, जिस तरह इन्होंने जजों को ख़रीदा, आज वो आप फल काट रहे हैं। आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा राना साहब, आप समझते हैं कि मियाँ साहब को सज़ा के बाद जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो इस 3.5 साल के अरसे में क्या खान साहब की मेजर गलतियाँ हैं जो आज वो इस नहज पे हैं? देखें, इसमें भी कोई शक नहीं कि खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आए। ये अलहदा बात है कि खान साहब को जब अवामी पॉपुलैरिटी मिली तो फिर उन्होंने, वो पहले दिन से ही, मैं इमरान खान को तकरीबन 30-31 साल से जानता हूँ। किसी वक्त में मुझे ये भी एहसास था जब आई वॉज क्वाइट यंग, तो मैं इमरान खान का मीडिया का मुशीर था। अच्छा, तो 2018 में भी थे आप फिर? नहीं, अच्छा 2018 में हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी 2011 में की थी मीनार जी पाकिस्तान, जी। उसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। और जिस सुबह जलसा था, उस रात उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था, तो मैं उसमें बैठा हुआ था। मैं वाहिद आदमी था जो कमेटी का रुकन नहीं था, लेकिन बैठा था और इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे बैठा था। फिर उन्होंने आपको कहा तो होगा कि इसार ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे तुम पार्टी? नहीं, उन्हें पता था कि एक जर्नलिस्ट है और उन्हें पता था कि ये जर्नलिस्ट अपना कैरियर नहीं छोड़ सकता। और उन्हें क्या ज़रूरत थी मुझे ये कहने की, उन्हें पता था कि ये जहाँ बैठेगा ये असूल की बात करेगा। तो इमरान खान साहब को ने भी 2-3 कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरा ख्याल है अगर वो ना करते तो बहुत अच्छा होता। सियासी इंतकाम,
ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ, ठीक है ना, अपने मुखालफिन को कुचलने की ख्वाहिश, वसीम अकरम प्लस। ये ना होता। नहीं, वो तो बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आपने सुना कि बकरियां चराने वाले को वज़ीर आला बना दिया जाए? इमरान ने बना दिया। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुना है कि एक बंदा जिसका अपना घर नहीं, 4.5 मरले का, 5.5 मरले का, वो वज़ीर आला बन सकता, बना दिया उसने। वो तो आगे से कमज़र्फ अगर कोई निकला है तो उसमें वो इमरान खान का क्या कसूर है? उसने तो हिस्ट्री बना दी। बकरियां चराने वाला था वो एक, जो कहीं जाके तोसा शोसा कहाँ का, उसमें बना दिया। ठीक है ना। हमें आदत है पंजाब के अंदर ताकतवर, तगड़ा, शार्प, एक्टिव, टिकटॉकर किस्म का कोई वज़ीर आला देखने का। हम लोगों को मेले ठेले की आदत है, शौकीन मिजाज लोग हैं हम। हमें सादा मिजाज आदमी जचता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कितना पानी में खड़े होकर कोई ऐसे तस्वीर बनाए, मरियम साहिबा कितना पानी में खाली हाथ हिलाते हुए न तस्वीर बनाए, हम कहते हैं बड़ा बड़ी शाह है भैया, वो बड़ी गाल है। लेकिन कोई बहुत ही सबमिसिव सा आदमी हो तो हम कहते हैं लल्ला की गए। भाई वो लल्ला था तो उसके 90% प्रोजेक्ट तो मरियम ने शुरू किए, जो उसने शुरू किए थे। कितनी बड़ी बात है फिर उस आदमी लल्ले की कि 90% प्रोजेक्ट जो आज मरियम ओन कर रही है वो उसके बनाए हुए। और आप कहते हैं उस पर करप्शन के इल्ज़ाम, तो पकड़ते क्यों नहीं? गोगी को और उसको पकड़े क्यों नहीं, उस पर केस चलाते? आपके पास होगा कुछ, चलाएंगे ना जी। वो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेता था तो जिन्होंने दिए वो तो अभी भी ब्यूरोक्रेट है, क्यों नहीं उनको पकड़ते आप? अगर वो बुजदार इतना ही करप्ट था तो वो आज आपके एक सीएम के साथ मिलके मिनरल्स का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? और अभी जाने नहीं है हुकूमत, आप हैरान हो जाएंगे जो कुछ आपको पंजाब की एक मिनिस्टर जितनी बड़ी दिहाड़ियां लगा रही है आप सोच नहीं सकते। ये आप ब्रेकिंग दे रहे हैं आप एक। जी, आप सोच नहीं सकते जितने पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं। चले वो भी फिर वक्त आएगा, फिर आप इससे आपके साथ एक और आज़मा बुखारी वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक कैरियर है उनका। उनकी कामयाबी है कि उनके मुखालिफिन उनसे हसद करें और उनके मुखालिफिन उनसे अज़मा से हसद करते, उनके खिलाफ होते। इसका मतलब है कि वो एक कॉम्पिटेंट वज़ीर इत्तलात है। ठीक है ना। तो ये कुछ मैं जो उन लोगों में खूबियां हैं वो माननी पड़ेंगी। आज़मा बुखारी अपना काम जितना अच्छा कर रही है इसमें कोई शक नहीं है। हाँ साहब, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी बिलो द बेल्ट कभी कभी हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती है। वो मेरा नहीं ख्याल कि आप तनकीद पे इतने लेवल पे गिर जाएं कि आप लोगों की माओ बहनों को, जो आपको पता है मैं किस बारे में बात करूं, तो वो तो फिर फयाजुल हसन चौहान भी इसी तरह की करता था, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मेरी तो अज़मा साहिबा को यही दरख्वास्त है कि ना करें तो अच्छी बात है। तो अगर कर भी रही हैं तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो जंगल की बादशाह हैं। ठीक है ना। वो हमारे जैसे 10,000 लोगों की रोज़ी रोटी उनके सर पे चलती है तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं भारत उनको समझता हूँ कि वो चीज़ वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा राना साहब, अगर फास्ट फॉरवर्डली आए हम जो 2024 में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उस पर तो आपका स्टांस क्लियर है बिल्कुल, मैंने आपकी बातें सुनी, हमारे व्यूवर्स को भी पता है। तो क्या इसका कंपैरिजन 2018 से किया जा सकता है? यार, किसी की जेब काट लेना और किसी का घर लूट लेने में बड़ा फ़र्क होता है। नुकसान दोनों का ही है। इतना नहीं है ना, डैमेज देखे ना किस क्या है। जेब काटने, आपकी जेब में जी कितने पैसे होंगे? 10,000। आप किसी का घर ही लूट ले तो ये कुछ छोटी बात है? आप कोई किसी का घर लूट ले और मैं जाके कहूँ तूने यार उसका घर लूट लिया, तो क्या उसने मेरी जेब में से 100 रुपये निकाले थे? भाई 2018 में क्या इस तरह लोग अगवा हुए थे? पार्टी के निशान छीने गए थे, कैंप ही नहीं लगने दिए गए थे, क्या नाम है, लोगों को कागजात छीन के भाग गए थे। ख़वातीन के साथ सब कुछ ये हुआ था, जाली ठप्पे लगे थे, फॉर्म 47 आए थे। आप 24 को कैसे कंपेयर कर सकते हैं उससे? काजी फाइज ईसा भी नहीं थे तब। काजी फाइज ईसा नहीं थे, राजा राजा खांदे बिलियाँ मिलियाँ तक दिया राजा, वो क्या नाम है उनका, वो भी नहीं थे, सिकंदर सुल्तान, वो साढ़े सर थे एक वखरे बह गए ने। ठीक है ना। मैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की तबाही में जितने ज़िम्मेदार फैसला साज हैं ना,
उतनी ही जिम्मेदार ये काजी फाइज ईसा और राजा सिकंदर भी हैं। लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सारे करता रहते हैं, उनको भी तो मैं खान साहब ने ही अपॉइंट किया था, उन्हीं की दौरे हुकूमत में वो आए थे। तो जिन 3 आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को निकाला था उन्हें भी नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था, वाह। वो चौथे ने तो नहीं किया था किसी ने। तो इसका मतलब नवाज शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं ले, उन्हें तो बिल्कुल ही लोगों की समझ नहीं है, उसने तो एक को ही किया था अपॉइंट। इन्होंने तो 3 आर्मी चीफ को किया और तीनों ने फिर इनके साथ जो किया वो सबके सामने। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को भी बिल्कुल सेंस नहीं है, और वो तो ये तो कहते हैं मैं सबसे सीनियर साफ़ी हूँ पाकिस्तान, सीनियर सियासतदान हूँ पाकिस्तान का, दुनिया कहते हैं सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, तो उनको भी नहीं पता था इसका मतलब। चले राना साहब, ये जो आजकल सर्कस लगा हुआ है अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का, आप देख रहे होंगे सारे मामलात जो हैं, बेंच कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, क्या मामलात हैं। 26वीं आईनी तरमीम को आप क्या देखते हैं और आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि कितना डेंट पहुंचाया है, किस नहज पे लेके गई है ये? हमारी अदलिया का ना हाल, वो एक मैच हो रहा था तो एक खिलाड़ी ने अपनी तरफ ही 3 गोल कर दिए, तो हाफ टाइम में वो लोगों उसके कप्तान ने कहा तू अपने लिए करते हो, उन्हें के जो करन ही नहीं दे रहे सन। ठीक है, तो जहाँ पे इन्हें समझ आती है कि इसको दबाया जा सकता है उसको दबा देते। मर गए कह कह के अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को भाई मिलवा दो, वो नहीं मिलवाता है, उसको कुछ कह नहीं सकते। ये आप कहते हैं कानून अंधा होता है, पाकिस्तान का कानून अंधा नहीं है, पाकिस्तान का कानून ताकतवरों का काना है। ये ताकतवरों के कोठे पे छम छम नाचता है और गरीब के घर के ऊपर बंदूक निकाल के ठाठा फायर कर देता है। ये मुर्गी चोर को 10 साल की सज़ा दे देता है और ख़जाना चोर के लिए रेड कारपेट बिछा के कहता है आप बाहर चले जाएं। ये कानून, मैं एक मिसाल देता हूँ, कई जगह से मैंने असूल की बिना पे नौकरी छोड़ दी, कई जगह से मुझे असूल की बिना पे निकाल दिया गया। ज़मीर की बात है ना मेरे यार, इनका कोई ज़मीर नहीं है, इनके फैसले रद्द हो जाते हैं तो ये हमारा कहना नहीं मान रहे तो फिर छोड़ दो, तुम लानत भेजो ऐसी नौकरी के ऊपर जिसपे तुम्हारे अहकामात पे अमल नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कुर्सी के पीछे कुला बांध के शेरवानी पहन के कौमी लिबास का मजाक उड़ाते हो आप लोग। वो कुर्सी के पीछे खड़ा होता है, जज साहब की कुर्सी पीछे खींचने को तो गोडे ही तकलीफ है। ये कौम भूखी मर रही है, तुझे कुर्सी पीछे करने लिए भी बंदे रखे ने। आप जनाब अली टीए डीए बिजली गैस पानी अद्वियात इलाज सारा, और फिर तू कहते हम ओ भाई इमाम अबू हनीफा उनको जो वो वहाँ का वो था अमीर, उसने कहा कि आप चीफ जस्टिस बन जाए। आपने कहा भाई मैं नहीं बन सकता, मैं इतना वो नहीं, उसने जेल में डाल दिया, एक अरसा जेल में सिसकते रहे, नहीं बने चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा मैं नहीं बन सकता भाई, ये इतनी जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, आपको आप कहते हैं मुसलमान इस्लाम फला आयत कुरान, और आपका अमल ये है कि आप अदल की अगर आप उस तकड़ी को नहीं संभाल सकते तो आप घर चले जाएं भाई। और मैं हैरान ही हो रहा हूँ कि जिस तरह आपने ये कहा है कि उस वक्त के इमाम अबू हनीफ़ा को उन्होंने जेल में डाल दिया चीफ़ जस्टिस का अहदा ना कबूल करने पे, और यहाँ हमने सुना कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं वो दोपहर में मना कर देते हैं कि मैंने जो है वो पोलो खेलनी है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये भी छोड़ें भाई, अगर आपका चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के अगले दिन पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए, क्या क्यों आप भागे, इतने खौफज़दा क्यों है? दिखाए ना चेहरा लोगों को अपना, करे फेस लोगों को। एक ये जस्ट थे अब्दुल रशीद, तो कहा यह जाता है कि यूब खान ने उन्हें एक डिनर पे इनवाइट किया, वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता, कल को आपका केस मेरी अदालत में आ जाएगा तो मैं तो आपके साथ खाना खा लूँगा। वो काजी फाइज ईसा जाके उनमें बैठ गया जिनके केसेस सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर। अपने जस्टिस हमीदुर रहमान साहब, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाले, उन्होंने उनके पास घर नहीं था तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि मुझे घर बनाना है, तो उनको मॉडल टाउन में शायद या का जो मॉडल टाउन में ही होगा, एक किराल का प्लाट हुकूमत ने दे दिया। तो उन्होंने कहा मैंने एक किराल का प्लाट में नहीं घर बना सकता भाई, मुझे तो 10 मरले में घर बनाना है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वो वापस कर दिया उन्होंने। जस्टिस कार्नेलिस, जस्टिस केकाउस, जस्टिस भगवान दास,
हमारे सामने रोशन मिसालें हैं, जैसे सफदर महमूद जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में कहा कि ये फांसी गलत दी जा रही है और फिर उन्हें यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान भागना पड़ गया। बात नहीं करते इस बात पे, उनका नाम नहीं लेते। लेना नाम कि यहाँ पे जजों ने मुल्क छोड़ दिया अपने सच्चाई के पीछे, आप नाम नहीं लेंगे। और ये जो जज हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, अब आज 40 साल बाद आप कह रहे हो फांसी गलत दी, इनकी तस्वीरें उठा के क्यों नहीं फेंक रहे तुम सुप्रीम कोर्ट में से? ये कातिल हैं। वाह यार, आप भुट्टो को कत्ल भी करार दे रहे और कातिलों की तस्वीरों को भी लगाया हुआ है। राना साहब, एक बस ये मैं वक्त की किल्लत है, मैं चाहूँगा कि किसी दिन आपसे जो है ना एक और नशिस्त रखेंगे भुट्टो साहब के हवाले से, क्योंकि मेरे दिल में भी बड़े सवाल हैं भुट्टो साहब से रिलेटेड। राना साहब, अभी भुट्टो साहब की आपने बात की कि उनको भी फांसी दे दी और उनको भी जो है ना आप कह दिया कि हमसे गलती हो गई। खान साहब का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? हम उसी तरफ नहीं जा रहे क्या? कहते हैं कि ओखे पेंडे ते लमिया ने रावा इश्क दिया। ये कि भाई इमरान खान एक हिस्ट्री लिख रहा है, सब ने मरना है, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, रहेंगे तो उनके किरदार और उनके नाम। आप समझते हैं कि सुकरात ने जो प्याला जहर का पिया था उसमें जहर था? अगर जहर होता तो वो मर गया होता। सुकरात तो जिंदा है। वो मंसूर बिन हलाज जिसकी खाल खिंचवा दी गई, तो मंसूर बिन हलाज तो नहीं मरा। तारीख में जिंदा रहना है हमें। इमरान खान कई सदियां तारीख में जिंदा रहेगा, निसाबों में पढ़ाया जाएगा, एक हीरो के तौर पे पढ़ाया जाएगा। जाए मेरी ये बात लिख लें, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे ये कभी क्लिप देखेंगे तो आप ये वो कहेंगे कि हाँ ऐसे। इमरान खान एक मुजाहमत का इस्तारा है और ये सदियों रहेगा। जहां गरीब की, कमज़ोर की, जमहूरियत की ताकत के खिलाफ खड़े होने की बात आएगी, वह इमरान खान का नाम आएगा। राना साहब, मैं आपकी जो एनालिसिस की कदर करता हूँ। राना साहब, एक पॉडकास्ट के एंड पे एक मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा और वो अल्फाज को सुनते ही आपके माइंड में जो आए, आपने एक जो है ना वो फ़ौरन से जो है ना एक क्रिस्पी सा आंसर देना आपको है। पता है ये एक्सरसाइज है ना, इसे नफ्सियात में कहते हैं फ्री एसोसिएशन। इसमें होता ही है कि जब आपको कोई लफ्ज़ दिया जाता है तो आपके उस लफ्ज़ के बाद जो जहन में पहला ख्याल आता है, ठीक है, ये आपके लाशऊर के अंदर मौजूद उस चीज़ के हवाले से पहले से बना हुआ एक प्लान होता है जो आता है। हाँ साहब, मैं तो पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि मैं आपको इंस्पिरेशन मांगता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आज ये मैंने ये इस पॉडकास्ट में ये बात भी सीख ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना नई कुछ चीज़ सीखेंगे। राना साहब, मरियम औरंगज़ेब, फेक, तलाल चौधरी, घटिया, बिलावल भुट्टो, बेचारा, मरियम नवाज, धोखा, हमजा शहबाज, जल्लूकट्टा। अब्बा जी वज़ीर आज़म है फिर भी। हाँ, वो वैसे ही होता है। चौधरी निसार, अक्लमंद, पता है कहाँ पे है? अक्लमंद है तो इसलिए कहीं खामोश बैठा। एतजाज हसन, अजीम, बट इन पीपल्स पार्टी। सो व्हाट, मंसूर अली खान, शाह, बहुत क्रिटिक हैं वो खान साहब के। सो व्हाट, कोई बात। मुज़म्मिल शाह, लिटिल स्टार। वो उनकी तो जो एनालिसिस है वो तो मैं समझ से बाहर है। वो आपने नोट किया होगा, वो कल्ट का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे। ठीक है, उसने अपनी अच्छी दुकान बनाई। एक आपका फेवरेट भी है इसमें, नजम वली खान। ठीक है, आगे बढ़ने जाएंगे। बहुत धुआंधार आपकी एक वो एक डिस्कशन हुई थी, मैंने वो देखा। अच्छा, हम उसे छोटा भाई समझते हैं, कोई मसला नहीं। पीटीवी में बहुत मजे कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, क्यों गरीब क्यों नहीं कर सकता यार? ये सब ये मुल्क को अमीरों ने ही लूटना है। अगर किसी गरीब के घर में कुछ पैसे चले जाएंगे तो क्या बुराई है? नजम साहब बहुत खुश होंगे आपके इस से। ना हो, मैंने उसे कोई नहीं खुश करना, मैंने तो अपने ज़मीर को खुश करना है। काजी फाइजी साहब, बेशर्म, नजर आए आजकल पाकिस्तान में? इसीलिए शर्म होती तो यहाँ होते। यही अफरीदी,
मौका परस्त, जनरल बाजवा, बदतरीन चौकीदार, जनरल फैज, ऑप्टोमिस्ट। लेकिन ही इज नियर टू कोर्ट मार्शल। कोई नहीं, फिर क्या हुआ, कोर्ट मार्शल करके दिखाया, हो जाएगा तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए। दिलों के लीडर मियाँ साहब, बड़े वाले, मेन कल्प्रिट। जबकि मैंने सुना है कि उन्होंने नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कहा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कई फिल्मों में असलम परवेज किसी बुरी सीन से पहले टोपी पहन के बैठे। जरदारी साहब, इवल जीनियस। अब वो 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, जज भी अपना लगाएंगे। Evil genius। हाँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट खान साहब, रोशन सितारा, चमकेगा इंशाल्लाह। पूरा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट को अपने पास महफूज कीजिए कि जब इमरान खान वजीर आजम होगा, उसका सबसे ज्यादा उस पर तनकीद करने वाला ही सारा, और तब वो आपको ना चैनल से निकलवा दे। तो कोई फिर क्या है, हम अपने ज़मीर के गुलाम हैं, हम अपने ज़मीर के कैदी हैं, हम किसी के कैदी नहीं हैं। कब तक बाहर आ जाएंगे? मुझे नहीं पता कि कब आएंगे, लेकिन आएगा बाहर, ये बात आपको बताएगा। होप फॉर द बेस्ट। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने बहुत लंबा कर दिया, आपका बड़ा लिमिटेड टाइम था, जज़ाकल्लाह। और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट आपसे एक और फिर नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे राना साहब, और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, और जो भी बेहतरी की गुंजाइश हो उसको भी लाजमी बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।